तो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट पीजीटी का कॉमन सेक्शन होता है जो हमारा, उसके मैथ्स का सॉल्यूशन। ये जो पेपर रहेगा वो पीजीटी 2021 का पेपर आज हम करेंगे। कम से कम फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि रीजनिंग है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 64 भी आपका रीजनिंग है, 65 भी रीजनिंग है, 66 भी रीजनिंग है। अब हम करेंगे 67 क्वेश्चन, ठीक है। देखो 67 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमें बार में दिया गया है और हमें इसे प्लस करके दिखाना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें देखो क्या क्या दिया है, 0.3467 और 67 के ऊपर बार है, जमा में करना है 0.1333 और 33 के ऊपर बार है। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका क्या करना है आपको। देखो जिसके ऊपर बार होता है उसके बदले में हम, देखो क्या करना होता है, मैं आपको पूरा करके समझाती हूँ। पहले आपको ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे की ऐसे लिखनी है, डेसिमल के बाद की, यानी लिखना है 3467, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जिसके ऊपर बार नहीं होता, देखो बार का ये वाला साइन होता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो माइनस करना है। यानी यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, 34 जो है माइनस हो जाएगा बटे में क्या करना है, जिनके ऊपर बार है उनके जितने अक्षरों के ऊपर बार है उतने 9 लिखने, यानी 2 के ऊपर बार है तो उतने 9 लिखने हैं। और डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं है उतनी आपको 0 लिखनी है, इस तरह से, यानी 3 और 4 की 2 0 आ जाएगी। समझ आया होगा, ठीक है। अब इसे भी हम इसी तरह करते हैं। सबसे पहले आपको कंप्लीट नंबर लिखना है 133, फिर जिसके ऊपर बार है वो नंबर, जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर आपको घटा देना है, माइनस का 13 हो जाएगा। और नीचे जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिखने, यानी 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी आपको 0 लिखनी है, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपको सिंपली सॉल्व करना है। देखो तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें से ये माइनस करोगे, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और ये 4 और ये 3, और नीचे क्या आ जाएगा 9900, ठीक है। इसी तरह हम ये वाला सॉल्व करेंगे। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 3 और 1, और नीचे क्या आ जाएगा 9900, ठीक है। अब देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करके लिखते हैं 3, ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, 4 और 3 7, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, इस तरह से। और नीचे क्या आ जाएगा 9900, क्या आ जाएगा 9900। अब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व हो गया है। अब देखो हम अपना आंसर देखते हैं। देखो आंसर में जो है इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको आंसर आइडेंटिफाई करने का बताती हूँ। क्या करते हैं, देखो आपको पता है जो हम नीचे 9900 लिखते हैं वो 2 0 किसके लिखते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं होता। यानी डेसिमल के बाद 2 अक्षर तो ऐसे पाएंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, और 2 9 किसके होते हैं, जिनके बार नहीं, जिनके ऊपर बार है, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद जो है आपके 4 डिजिट मिलेंगे। तो आंसर में देखते हैं। देखो अगर आप आंसर देखोगे तो डेसिमल के बाद जो है 4 डिजिट होने चाहिए, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मतलब मान लो कि कोई और डिजिट होती, तो अगर डेसिमल के बाद 4 ही अक्षर होते तो कैसे करके देखते, उसी तरह से आपको करके देखना है। यहाँ पर आपका आंसर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो इसका क्या दिया था, पॉइंट, पहले पूरा अक्षर लिख लेना 4801, माइनस कर देना है आपको, कितना करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 48, और नीचे क्या आ जाएगा 99 और 0 आ जाएगा। इसमें हम माइनस कर देते हैं, 11 में से 8 गया, कितना गया 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9 में से 4 गए, कितने बच गए 5, 1 मिनट गाइस, 9 में से 4 गया, कितना बच गया 5, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ पे 4, देखो 4 7 5 3, और नीचे क्या रहेगा 9900। तो अब हम अपना आंसर देखते, तो इस तरह से आप अपना बिल्कुल आंसर जो है मैच कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा 67 क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 68 भी हमारा रीजनिंग है, 69 भी रीजनिंग है, 70 भी रीजनिंग है। अब हम देखेंगे अपना 71 क्वेश्चन क्या दिया है। तो आइए करते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन में दिया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्क्वायर विल बी, यानी किसी वर्ग के अंतःवर्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी किसी जो हमें स्क्वायर दे रखा है और उसके इन सर्कल का और सर्कमफ्रेंस का जो है हमें रेशियो पूछा है एरिया का। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या बोला था हमें कि द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया का रेशियो बताना है ऑफ इन सर्कल। देखो इन सर्कल क्या होता है, सबसे पहले हम अंतःवृत्त समझेंगे। इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर, यानी मान लो एक सर्कल है, इसका अगर हमें इन सर्कल बनाना है तो इसका मतलब होता है इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, और अगर बोले सर्कम सर्कल है या फिर बाह्यवर्त है, जो भी हमें दी होगी जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी, तो वो उसके बाहर का, ये इससे टच करेगा। ठीक है, इसके कॉर्नर से टच करेगा, तो ये हमारा होता है, ये वाला होता है हमारा सर्कम सर्कल। ठीक है, ड्राइंग बहुत ही गंदी है। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें बोला था कि एक स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला एक स्क्वायर मान लेते हैं हम, ये स्क्वायर है, इसमें इन सर्कल, तो इन सर्कल हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, और एक इसी का बोला है सर्कम सर्कल, तो इस तरह से हम जो है डायग्राम बना देंगे। ठीक है, एक मिनट में अच्छे से बना देती हूँ। देखो आप सबको पता होना चाहिए, जो स्क्वायर होता है, जो वर्क होता है, उसकी चारों साइड जो है इक्वल होती है। अगर ये दो है तो ये भी दो होगी, ये भी दो होगी और ये भी दो होगी। ठीक है, और एक बात मान लो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, अगर ये साइड ए है, यानी स्क्वायर की साइड अगर ए है, तो जो इसका डायगोनल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, a√2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a भी बोल सकते हैं या फिर a√2। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना था। अब आपको पता है किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी रेडियस का पता होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ से उसकी रेडियस निकालते हैं। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर की साइड जो है ए है। क्या मान ली हमने, स्क्वायर की साइड ए है। तो आप देखोगे इसका ये जो डायामीटर है, सर्कल का डायामीटर है, तो ये भी ए होगा क्योंकि ये स्क्वायर की साइड के इक्वल है। अगर ये ए है यानी इसका डायामीटर ए है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। डायामीटर के हाफ होती है, यानी a/2 जो है हमारे इन सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अब हम बाहर वाले सर्कल की बात करते हैं। देखो ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। क्या है, ये स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और ये बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, डायामीटर हो गया। तो डायगोनल क्या होता है हमारा, बड़े वाले की रेडियस देखते हैं हम। बड़े वाले का डायगोनल क्या हो गया हमारा, √2a, और रेडियस इसका आधा होती है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एक मिनट गाइस, गलत लिखा गया, √2a लिखना था, मैंने 2√a लिख दिया। क्या लिखना था, √2a। ठीक है, तो हमें दोनों सर्कल की जो है रेडियस का पता चल गया। अब हम यहाँ पे आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आप सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, πr²। ठीक है, पहले छोटे वाले का निकालते हैं। यहाँ पर छोटे वाले का निकालते हैं πr², और यहाँ पर बड़े वाले का πr²। ठीक है, पाई से पाई कट हो जाएगा, r², यानी इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a² बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रेशो r का स्क्वायर। यहाँ पे देखो अगर किसी रूट से रूट में जो है स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और ये क्या आ जाता है, 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 और a का स्क्वायर और नीचे 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, a² से a² कट जाएंगे, यानी हमारा जो रेशो आया है वो क्या आया है, 1:2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या आंसर होगा, 1:2, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, एक मिनट गाइस।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है HCF निकालना है। अब देखो, अगर कभी भी इस तरह से आपको डेसिमल के अंतर्गत जो है LCM निकालना, तो वो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो अब हम देखेंगे। देखो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है 11, ठीक है। फिर क्या दिया है 11.11, 11.11, फिर क्या दिया है 0.11, ठीक है। फिर क्या दिया है 0.011। इसका हमें HCF निकालना है। तो कभी भी HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेसिमल को PYQ की फॉर्म में लिखना है, यानी बटे में कर लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 11 11 11 इंटू में नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 11 बटे में 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 11 बटे में 1000, ठीक है। और अगर फिर इसके बाद आपको क्या करना, कभी भी इस तरह की फॉर्म आती है तो आपको क्या करना होता है, ऊपर वाले का हम HCF निकालते हैं और नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे, ठीक है। अब देखो HCF कैसे निकालेंगे, आप ये चीज़ देखना है HCF कैसे निकालना है। देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी वो नंबर जो सभी से क्या हो जाए, जो सभी को डिवाइड कर दे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 11, ठीक है। और नीचे हमें LCM निकालना है। LCM देखो 100 का और 1000 का LCM क्या होगा हमारा 1000 जो है इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11, यानी 0.011 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग है। अब हम करेंगे 74 क्वेश्चन। देखो 74 क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें हमें जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। देखो 2 ट्रेन यानी 2 रेलगाड़ी है, 132 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग, यानी 2 रेलगाड़ी है, एक तो है 132 मीटर लंबी और एक है 108 मीटर लंबी। रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी वो विपरीत दिशा में चल रही है, यानी अगर एक इस साइड चल रही है तो दूसरी इस साइड चल रही है, ठीक है। वन एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर आवर, एक की स्पीड जो है 32 किलोमीटर आवर है, और अनदर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर, और दूसरी की स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, तो वे जो है कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, तो ये हमें बताना है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं हमारे रिलेटिव स्पीड के। कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी है। अगर 2 रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कार कुछ भी है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी एक इस साइड चल रही है और एक इस साइड चल रही है। मान लेते हैं इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इनकी जो स्पीड होगी दोनों की मिला के, तो वो क्या हो जाएगी x प्लस में y, क्या हो जाएगी x प्लस में y। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है इस तरह से, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, मान लेते हैं एक की x है एक की y है, तो क्या हो जाएगी x माइनस में y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो है हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, 2 ट्रेन है, यानी देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सिर्फ इस वाले क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो 2 ट्रेन है, एक है 132 मीटर लंबी और एक है 108 मीटर लंबी। अब मैं आपको बता दूँ, जो हमारी स्पीड होती है उसके पीछे आपको किलोमीटर पर आवर दिखाई देगा या फिर मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। और जब भी डिस्टेंस होता है या तो आपको मीटर दिखाई देगा या फिर आपको सिर्फ किलोमीटर दिखाई देगा। ये हमारी पहचानने की तरीका है। जब भी मतलब कई बार जो है क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं देते हैं, ठीक है। और टाइम आप सबको पता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और सेकंड में हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, 132 मीटर लंबी और 108 मीटर लंबी, यानी डिस्टेंस दे रखा है। तो दोनों ट्रेनों का जो डिस्टेंस है वो हम जमा कर लेते हैं, यानी एक दे रखा है 132 मीटर और दूसरी हमारी दे रखी है 108 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब हमें बताना वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी एक इस तरह से चल रही है एक इस तरह से चल रही है, और एक की स्पीड 32 है और एक की स्पीड 40 है। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। जब
अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, यानी 32 और 40 कितना हो जाएगा, 2, 4 और 3 7, यानी 72 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी स्पीड की जगह हम क्या लिख देते हैं, 72। अब देखो ये जो हमारा टाइम था, जो डिस्टेंस था वो किस चीज़ में था, डिस्टेंस हमारा मीटर में था, लेकिन स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर के अंतर्गत है, और क्वेश्चन भी हमारा सेकंड के अंतर्गत है, यानी हमें मीटर पर सेकंड में जो है स्पीड को करना पड़ेगा। जब भी किलोमीटर पर आवर के अंतर्गत आपको स्पीड दी है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड के अंतर्गत करनी है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 72 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से। देखो यहाँ पर कर देते हैं 72 गुणा में 5/18, 18 चौके 72, यानी 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर हमें टाइम निकालना है तो टी लिख देते, टाइम हमें बताना है। अब देखो इनको हम प्लस करके लिख देते हैं, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 8 2 10, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, टाइम, यानी टाइम ये यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा 240/20, यानी 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 क्वेश्चन। देखो 75 क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितने घंटे लगाएंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, M1D1 H1 बटे में टोटल वर्क, ठीक है। ये इक्वल टू होता है M2D2 और H2 के बटे में टोटल वर्क। एम क्या होता है, यानी कितने आदमी थे या फिर कितने वुमेन थी, बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पर। डे यानी कितने दिन में, आवर यानी कितने घंटे में, और नीचे हम टोटल वर्क लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं, इसको हम साइड में लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, MDH, ठीक है, बटे में टोटल वर्क। यहाँ पर क्या दिया है, 7 कारपेंटर है, यानी हमें क्या दिए, मैन दिए, तो लिख लेते 7 कारपेंटर है, ठीक है। कैन मेक 7 चेयर। अब देखो चेयर बनाते हैं वो उनका क्या है, काम है, इसलिए 7 क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। 8 आवर, कितने घंटे में, आवर दे रखे हैं तो कितने घंटे में बनाते, आवर में, तो ठीक है। इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर विल 70 कारपेंटर, कितने हैं इस बार, 70 कारपेंटर्स है, ठीक है। टेक 70 चेयर्स, ये चेयर्स बनाते हैं, ठीक है। कितने चेयर बनाते हैं, यहाँ पर ये 70 चेयर बनाते हैं, यहाँ पर इनका काम है, यहाँ पर हमें घंटे बताने हैं, यानी आवर बताना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया 7 से 7 यहाँ पर कट हो जाएगा, 70 से 70 कट हो जाएगा, यानी कितने घंटे में बना सकते हैं, 8 घंटे के अंतर्गत वो बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी पे हमने जो है 78 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, वो 75 क्वेश्चन था, अब हम करेंगे 76 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्चों में कोई वृद्धि ना हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है कि कोई भी वस्तु है उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन उसको जो है अपने खर्चे के अंतर्गत जो है कोई भी कमी बढ़ाना या घटाना नहीं है, तो वो कितना खरीदे, ठीक है। तो ये हमें बताना। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस इनटू में कंजप्शन इनटू में एक्सपेंडिचर। तो समझते हैं, प्राइस यानी मूल्य, कंजप्शन यानी कितना उसने कंजप्श किया, यानी कितना उसने उपभोग किया, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। देखो द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। मैंने बताया 20% को हम रेशो के अंतर्गत कैसे करेंगे, परसेंटेज का साइन हटकर कट जाता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है, यानी पहले 5 था फिर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम कंज्यूमर सो डैट इज़ देयर नो इंक्रीज ऑन हिज एक्सपेंडिचर। उसने बोला कि उसके कंजप्शन में कितना जो है रिडक्शन यानी कमी की जाए कि उसमें जो है उसके खर्चे में कुछ भी इंक्रीज ना हो। अब देखो
जो हमारा प्राइस होता है वो कंजप्शन के उल्टा होता है, ठीक है। अगर प्राइस 5 और 6 रेशो के अंतर्गत होती तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 6:5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना उसको घटाना पड़ेगा, एक कंजप्शन घटाना पड़ेगा, कितने पे, 6 पे, इंटू में परसेंटेज हम कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0, 3 एकम 3, 2 हाथ लगे 3 छिक 18, 16 सही 2/3% जो है उसे जो है अपना कंजप्शन घटाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, यानी इन्होंने बोला कि एक्सपेंडिचर में ना तो वो एक्सपेंडिचर में वो बढ़ाना नहीं चाहता, प्राइस बढ़ गई। मान लेते कोई पहले 10 रुपये की एक एप्पल आती थी, अब 12 की एक आएगी, ठीक है। तो उसने प्राइस बढ़ गए लेकिन वो अपना वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही थी, अगर प्राइस बढ़ गए, वो एक्सपेंडर यानी पहले अगर वो 10 रुपये खर्च कर रहा था तो आज भी वो 10 कर रहा है, तो इसे हम कट कर देते हैं। तो ये कंजप्शन उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू में 1/c में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये उल्टा कर दिया, ठीक है, इसीलिए किया है। तो 76 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 77 क्वेश्चन क्या है। 77 देखो इसमें जो है 2 के ऊपर बार ही बार दिए हैं, तो ये कैसे करना है। देखो जो भी नंबर जो है इस तरह से लिखा हुआ होता है उसे आप सिर्फ सिंपली लिख लीजिए, ठीक है, यानी 2। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, साइड में जाके 2 लिखना है, ठीक है। चाहे इसके अंतर्गत 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, चाहे कुछ भी है, तो सिर्फ आपको 2 लिखना है, ठीक है। तो ये जितनी बार भी ये नंबर आता है उतने इसकी पावर लिखना है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 5। तो हमें 2 की पावर 5 यानी 2 5 बार गुणा करना है, 5 बार। तो हो गया 5 बार, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर 32 लिखना है और इसमें से एक घटा के आपको ऊपर लिखना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर क्या होता है, √5 इस तरह से होता है, मतलब इस 2 की जगह अगर 5 होता तो आप क्या करते। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर है वो लिख लेते 5, लेकिन यहाँ पे जाके 2, जितनी बार भी ये 5 है, 1 2 3 4, 4 की यानी 2 को 4 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर क्या आएगा 16 और इसमें से एक घटा के कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है 78 क्वेश्चन के अंतर्गत हमें, A sum of ₹10,000 deposit at the compound interest become doubles after 5 years. After 20 years the amount will be, यानी कोई 10,000 की राशि है, वो चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुना, यानी 10,000 थी तो ये यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाती है। तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि ये 5 वर्ष के दे रखे, तो 20 वर्ष बाद वो राशि है वो कितनी हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं हम अपना। देखो यहाँ पर मान लेते कोई प्रिंसिपल था, यानी ये था, ठीक है। वो 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद कितना हो जाता है, यानी ये 1 था, मान लेते 1 था तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी डबल हो गया, ठीक है। फिर ये जो रेशो हमेशा सेम रहता है, अगले 5 साल बाद देखते हैं ये, तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 10 साल हो गए। फिर इसी तरह से 15वें साल हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो इसको किसी से 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8। फिर 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी ये जो रेशो रहता है आपका यानी डबल हो जाता है, तो हर साल वो जो है डबल ही होगा। तो 5 साल का हमें बता रखा था, 20 का हमें निकालना है, तो पहले 5 साल में वो जो है 2 हो गया, यानी डबल हो गया। फिर अगले 2 साल में जब हम डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगले 5 साल में हम डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, अगले 5 साल में हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 5 10 15 20, यानी 20 साल के अंतर्गत वो कितना हो जाएगा, 16, यानी 1,60,000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है, 79 क्वेश्चन दिया है। 79 क्वेश्चन में देखो क्या दिया है,
ए सोल्ड ए वॉच टू बी, यानी ए जो है बी को घड़ी बेचता है गेन यानी लाभ पर 10% पर। बी सोल्ड इट सी, बी जो है सोल्ड कर देता है सी को, दोबारा बेच देता है 10% के लॉस पर। इफ़ सी पेड, अगर सी ने 990 रुपये दिए, देन हाउ मच अमाउंट पेड बाय ए, यानी तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में ख़रीदा था। देखो जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते जाओ। ए सोल्ड ए वॉच टू बी, यानी ए है उसने बी को अपनी घड़ी बेच दी, कितने में बेची, 10% के प्रॉफिट पर। 10% का प्रॉफिट क्या होगा, 10/100 यानी 1/10 हो जाएगी। यानी अगर एक ने 10 की खरीदी थी तो बी को 11 की बेची, ठीक है। फिर क्या है, बी सोल्ड इट सी एट 10% लॉस, यानी बी ने जो है सी को 10% लॉस पर बेच दी, यानी बी ने सी को कितने पे बेच दी, 10% लॉस में। यानी बी ने उसको कितने में ख़रीदा, देखो लॉस का भी इसी तरह से निकालेंगे हम। देखो 10% लॉस यानी 10/100, 0 से 0 1/10। अगर बी ने जो है 10 की खरीदी तो 9 की बेच दी, इस तरह से ये रेशो हमें मेंटेन करना है। और सी ने इसके 990 रुपये दिए, सी ने कितने दिए, 990 रुपये दिए, तो हमें ए बताना है। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रेशो सेम करना है। अब देखो रेशो कैसे सेम करते हैं, अगर ये इससे पहले है ये वाला 10 तो ये भी यहाँ हो जाएगा, और ये 11 ये इसके बाद है, यानी जो भी होता है उसे हम फिल कर देते हैं, ठीक है। पहले है तो जैसे 10 है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 11 होता तो यहाँ पर 11 आता, यहाँ पर 12 होता तो यहाँ पर 12 आता, इस तरह से, ठीक है। तो देखो अब हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 10 को 10 से करेंगे 100, 11 को 10 से करेंगे 110, 11 को 9 से करेंगे 99, ठीक है। तो यहाँ पर सबके जो है CP आ गए। अब 99 की चीज़ हमारे अकॉर्डिंग तो 99 है, लेकिन उन्होंने कितने की खरीदी है, सी ने 990 रुपये की, यानी 99 की हमें क्या वैल्यू दे रखी है, 990 रुपये। क्या वैल्यू दे रखी है, 990। 99 की वैल्यू दे रखी है 990, और हमें ए की निकालना है। ए की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 100, यानी 990 बटे में 99 गुणा में 100, जो भी निकालना होता है वो हम ऊपर रखते हैं 1 और 0, यानी ए ने वो कितने की खरीदी थी, 1000 रुपये की। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1000, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 80 क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6, यानी 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या का अनुपात 5:6 हो जाए। देखो दो तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट जो है, देखो हमें क्या दे रखा है, 2:5 यानी 2/5 दे रखा है। इसमें हम क्या जोड़े, यानी हम x जोड़ देते हैं दोनों में, क्या जोड़े कि हमारी रेशो क्या आ जाए, 5:6 आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो गया, 6 दूनी 12 जमा में 6x इज इक्वल टू में, या यहाँ पे करेंगे 5 से 5 5 25 जमा में 5x, ठीक है। x वाली एक साइड ले लेते हैं, 6x माइनस का 5x इज इक्वल टू में 25 माइनस का 12, 6x में से 5x गया x, यानी 5 में से 2 गया 3, सॉरी 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, यानी हमें इसमें क्या जोड़ना चाहिए, 13 जोड़ना चाहिए, ताकि जो नंबर है वो 5/6 के इक्वल आ जाए, ठीक है। ओके आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे हमें दे रखा था 2:5, ऑप्शन उठाकर कर लो, इसमें 12 जोड़ कर देखो, 12 जोड़ कर देखो, 12 और 5 कितना होता है 17, 12 और 2 कितना होता है 14, तो 14 और 17, 5 और 6 तो नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं 11 जमा करके देखते हैं 11, तो देखो 11 और 2 13, 11 और 5 16, यानी 13 और 16 भी 5 और 6 नहीं बन रहा, तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करके देखते हैं, अब करके देखते हैं 13 जमा, इसमें कितना हो गया 13। अब देखो 13 और 2 कितना होता है 15, 13 और 5 कितना होता है 18, अब इसको काट सकते हैं ना, 3 पंजे 15, 3 6 18, यानी 5:6 बन गया। तो इसी तरह हमारा ये 13 आंसर हो जाता है। ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप x मानकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर हमारा PCT 2021 का पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर।